सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब और हमारे शो के एक मेहमान जो पहले भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, अदील अब्दुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो अली और मुझसे संभाली नहीं जाती तो हम आपको दावत देते हैं कि आके उसको समेटा लगा दें। तो सर, आज हमने इसलिए आपको सर आप ही दावत देते हैं, वरना मैं तो अक्सर सोच रहा होता हूँ कि टीवी पे ऐसा ऐसा तज्जिया कार आता है तो मतलब मैं भी आ ही सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई दावतनामा नहीं आता। सर आप आ नहीं सकते, आप अपने साथ बहुत चीज़ें लाते हैं तो आपने कभी हमें बस कहना है तो हम तो रेडी होते हैं। बिल्कुल। और आज जो है ना हमारा जो शो है उसमें बातें तो होंगी ही होंगी, लेकिन आज हम टिप्स भी देंगे, बल्कि हम क्या आप देंगे। ज़रा इंट्रोड्यूस करा दें शो। सर आज बेसिकली जो हम पहला अपना टॉपिक करना चाहते हैं वो ये कि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में एक रिवाज सा बन गया मैशी सूरत हाल की वजह से और चीज़ों की वजह से कि लोग कहते हैं कि दिहाड़ी लगाओ या दौड़ लगाओ। तो दिहाड़ी तो लग नहीं रही सर, ज़ाहिर दिहाड़ी के लिए भी मैशत जो है एक ज़रूरी एलिमेंट होता है, तो दौड़ें बड़ी लग रही हैं। और लोग जो हैं अमूमन कई मुल्क जो हैं उनके अंदर जो टॉप द टॉप हैं उनमें यूके यूएस हो गया और कनाडा भी उसमें मौजूद है। तो आपका रिसेंटली एक कनाडा का एक दौरा भी रहा, उसके अंदर उसके ऊपर तुम बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था। ज़्यादा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आज शो के ऊपर वो ये है कि वहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है कि इमिग्रेट कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो कनाडा की आया वो वाली सूरत हाल जो एक ज़माने में हम देखते थे, लोग बहुत सारे वहाँ पे गए, वहाँ पे पासपोर्ट्स लिए रहते हैं, यहाँ हैं लेकिन वहाँ भी रहते हैं, वो अभी तक है नंबर 1। नंबर 2 एक स्टूडेंट के लिए अब कनाडा कितनी एक वायबल ऑप्शन है, नंबर 2। और नंबर 3 जो वहाँ के अपने मसले मसाइल हैं, उनकी जो देसी कम्युनिटी है उसके बारे में बहुत खबरें आजकल चल रही हैं। इंडिया से उनके अपने मसले मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी खबरें बहुत सारी आ रही हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज के दिन ही उसके ऊपर एक बड़ी एक कठिन शर्त जो है वो भी जारी की है, तो ये भी बात आ गई उसके अंदर। तो सर सारी चीज़ का जैसे मैंने कहा अपने समेटा लगाना है, तो सर आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, समेटे में देखें, पहली जो ये वाली बात है ना, ये तो किसी हद तक ठीक है कि दिहाड़ी लगाओ या दौड़ लगाओ, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि दौड़ लगा के भी दिहाड़ी लगाई जा सकती है। मतलब हम लोग यूरोप और अमेरिका को हमेशा या किसी भी और पार्ट ऑफ वर्ल्ड को चूज़ करते हैं रहने के लिए, लेकिन अगर हम उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आई थिंक अभी बहुत फेयर चांसेस हैं पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है कि किसी तरीके से हम चले जाएं और बस हमें फिर वहाँ रहना पड़ जाए। तो मैं पर्सनली कहूँगा कि हाँ, आबो हवा बहुत अच्छी है, आप जाएंगे, आपको ये स्मॉग और ये वाली चीज़ों के इश्यूज़ नहीं होंगे, क्लीनलीनेस मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, प्रोटेस्ट नहीं मिलेंगे, कंटेनर नहीं मिलेंगे, स्ट्राइक्स नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें तो एक समहाउ बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी। लेकिन वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो वेदर है, और फिर पर्सनली वहाँ पे जो आपसे एज ए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदगी में, आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, ये फैसला करके यहाँ से निकले। क्योंकि हम अब जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसल्टेंट्स के पीछे जाने के बजाय, या और जो आपके सियाने बयाने उधर रिश्तेदार होते हैं जो आपको मशवरा दे देते हैं कि आया बस कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ तैयार है, तो वो सब कुछ तैयार उस तरीके से ना प्लेट में है नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया के साथ तो चूँकि मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं, कनाडा के हमें पता ही है, मीडिया पे हम देख रहे हैं। बल्कि मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग ये बताऊं कि 2 साल पहले जब मैं गया था ना कनाडा, तो मुझे एक बात बड़ी सुनने को मिलती थी कि इंडिया छा गया है और बस अब इमिग्रेंट्स आएंगे और वो कनाडा को बिल्ड करेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन होगा वो इंडियंस का होगा। और उनको वीज़े भी मिले, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लिए, वर्क परमिट लिए, लेबर के किसी न किसी तरीके से वो सारे पहुँच गए। अब वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी खर्च करके आ चुके हैं, 3 साल 2 साल बाद उनके वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहे, और कनाडा में इस तरीके की बात फैल गई हुई है कि शायद हमने ज़्यादा लोग इमिग्रेट कर लिए। उसमें थोड़ी सी पर्सनल बाइसनेस भी आती है, जो कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स जिनको हम कहते हैं, जो कि अब समहाउ वहाँ पे सिटीज़न है, वो ये देख रहे हैं कि कनाडा का जो रवैया यूक्रेनियन के लिए है कि उसके लिए वो स्पेशल एम्बेसी भी खोल लेगा, उसको रेफ्यूजी फंड भी दे देगा, तो वो कनाडा का जो रिस्पॉन्स है वो गज़ा वाले के लिए, अफ़गानिस्तान वाले के लिए, पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप जब जाएंगे तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, एक तो नए सिरे से, एंड प्लस अब चूंकि यूक्रेनियन भी आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी जा रहे हैं, ईरान से भी जा रहे हैं, तो चीज़ प्लेट में नहीं है।
वहां पे एक टफ कंपटीशन, एक टफ लाइफ, एक टफ वेदर आपका वेट कर रहा है। हाँ, अब जैसे बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जान का मसला हुआ हुआ है या किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपको कनाडा में मिलेगी ना, वो वाली मिलेगी कि आप वहां बैठ के पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपने वहां बैठ के वहां के बारे में बात शुरू कर दी, वहां की गवर्नमेंट पे, वहां की पॉलिसीज पे, और आपको ऐसा थोड़ा सा दिल आपका जो है ना वो चलने लग गया कि यार कैनेडियन गवर्नमेंट गजा के लिए क्यों नहीं बोल रही, हम भी तो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इसका, तो ऐसा नहीं होने वाला। ज़रा सर, और उनके जो कवानीन होंगे डेफेमेशन के, उन पे अमल दरामद भी होती होगी? उन पे बहुत सख्ती से अमल दरामद होता है। तो वहां पे अगेन मैं तो बल्कि ये भी देख रहा है कि हमने ना हमेशा अरब वर्ल्ड के बारे में सुना था कि वहां पे बड़ी सख्त सजाएं हैं। तो जब मैंने इस साल थोड़ा सा कनाडा को एक्सप्लोर किया तो ठीक है, कोड़े मारना एक फिजिकल आपको नजर आता है कि एक सख्त है, या हाथ काटना बिल्कुल एक पता नहीं सऊदीया में होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन हमने सुना यही है। तो कनाडा में जब वो आपकी टोटल तनख्वाह $2000 है और उसने आपको $500 की, $400 की टिकट दे दी ना पार्किंग पे या किसी भी और चीज पे, तो वो उतनी ही सख्त सजा है। वो आपका हाथ कट गया पूरे महीने के लिए, अब आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। तो उतने ही सख्त लॉज भी हैं। सो अब लोग जाना चाहते हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि पाकिस्तान से वो बेटर है। मुझे ये लगता है पर्सनली, जैसे मैं गया था तो मेरा वहाँ शो सोल्ड आउट गया, मुझे वहाँ पे एक और साउथ एशियन फेस्टिवल होता है, मुझे उसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर हम वहाँ पे बैठ के ना कोई 10 एक दिन तो इस चीज़ की वर्किंग करते रहे कि पाकिस्तानी आम यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है, और यकीन करें कि कनाडा में जितना भी फ्रूट मिलता है वो आप सारा चख लें, खा लें, उसके बाद आके पाकिस्तान की कोई एक मौसमी किन्नू या आम खाए ना तो सुभान अल्लाह आपके मुंह से ना ऐसे ठग करके खुद ही निकलेगा। सो इस तरीके से मुझे लगता है कि ठीक है, आप इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, विच इज ठीक है, आपका अपना डिसीजन है फैमिली को ले जाने से पहले। एक बिजनेस का कुछ करके भी सोचा जा सकता है कि आप यहां से कोई फ्रूट ले जाएं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत पाकिस्तानी रह रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी इंडियंस जो आज से कुछ अर्सा पहले चले गए, अब उनको कार्ड मिल गया हुआ है। अच्छा, वो भी शायद अब नहीं चाहते कि मज़ीद पाकिस्तानी इंडियन आए, क्योंकि देखें जितनी ज़्यादा इमिग्रेशन होगी उतनी वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी जी। जितनी प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो लोग रह रहे हैं पुराने, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए घर बनाना। सो ये एक बड़ा मतलब एक तरफ यहाँ पे गिला आपको मिलेगा कि जी मैं उधर गया था, मेरे पाकिस्तानी भाई ने मेरी मदद नहीं की। दूसरी तरफ जिस तरह से अदील कह रहे हैं कि जी आप ये सोच के जाएं कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हैं उसके कंपटीशन बन के, तो आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा। सर, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी है वो नहीं चाहते कि और ज़्यादा थे, मतलब नहीं, ओवरऑल लोकल। जैसे मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी था, मेनली सिख ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उसमें और साउथ एशियन भी थे, और उनका ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था कि जी हमें वर्क परमिट दिए जाएं हमारी डिग्रीज कंप्लीट होने पे। तो जब मैं गया तो मैं उनके साथ यार इज़हार यकजहती भी किया, मुझे उनकी कॉज भी समझ आई कि ये पैसा लगा के घर बार छोड़ के आए हैं, और अब अगर इनके पास घर नहीं है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं है, तो कनाडा में तो सबसे बड़ा एनिमी तो वेदर है ना। -50 पे जब टेम्परेचर चला जाना है तो आप होमलेस होके भी नहीं रह सकते। अच्छा, एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं फर्स्ट वर्ल्ड की, तो कनाडा में जो बस स्टॉप्स है ना, उसमें जो बेंच है ना सर, वो इतना होता है, बस इतना, वो पूरा नहीं होता। तो मैं एक डॉक्टर के साथ जा रहा था, मैंने ऐसे जाते जाते उसको कहा, मैंने कहा यार ये बेंच इसलिए तो डिजाइन नहीं हुए कि यहाँ पे कुछ सो ना सके। उसने कहा एग्जैक्टली, ये इसीलिए डिजाइन हुए हैं कि अगर आप होमलेस हैं तो आप बेशक सड़क पे मर जाएं, लेकिन यू डोंट हैव अ राइट कि आप किसी भी मेट्रो स्टेशन या इधर उधर जाके सो सकें। तो मैं बहुत, मुझे ना फील हुआ। अच्छा, अब वो जितने, अब हमारा देसी इस वक्त जो है वो होमलेस बनने लग गया है, गैंग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ड्रग्स का शिकार हो रहा है, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन। पहले नहीं होता था, पहले बड़े फख्र से लोग कहते थे कि यार गोरा आपको होमलेस नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन को कोई ना कोई संभाल ही लेता है। अब वो भी नजर आ रहे हैं, तो वो देख के बड़ा दिल दुखता था। लेकिन जो पहले से वहां पे पाकिस्तानी इंडियन रह रहे हैं, मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार पहले चोरियां भी तो नहीं हो रही थी, पहले ये मसले भी नहीं हो रहे थे, हमारी गाड़ियां नहीं गायब हो रही थी, या ड्रग्स इतनी नहीं आ रही थी। सो एक अजीब सा ना कि जो यहां से जा रहा है और जो पहले रह रहा है, अच्छा फिर जो यहां से जा रहा है वो एक सर्टन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी लेके जा रहा है। यहाँ वाले भी किसको, आपको पता है उनका हीरो आजकल जेल में है, तो वो वाले एक जज्बात है। जो इंडिया है वो एक सर्टन मोदी, प्रो मोदी, या जो भी उनका नैरेटिव है, या इवन उसके अलावा जो भी इंडिया की अदर मूवमेंट्स हैं, तो वो मूवमेंट्स कनाडा पहुंच रही हैं।
और वो शायद वहां जो पहले से रह रहे वो कह रहे नहीं मैं ये सब छोड़ के आया यानी कि सर इसका मतलब है कि कनाडा बेसिकली मरी की कासी कर रहा है कि एक जमाने में सर वहां पे जब ज्यादा हम पहुंच गए थे तो उन्होंने कहा था यार बंद करो ये, और नतीजे के लिए तो हमने पहुंचने नहीं दिया क्योंकि वहां पे गलियात की अपनी एक बन गई थी चीज। किसी हद तक मुझे लगता है कि थोड़े अरसे बाद कनाडा में, मतलब मुझे इस दफा तो बहुत मजा आया। मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा रात को आपको एक जगह चाय पिलाने लेके चलते हैं। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा फोर्ट्रेस। मैंने कहा फोर्ट्रेस? उसने कहा आप चलें तो सही, ठीक है। तो उसके बाद हम गए, तो जब मैंने वो जगह देखी तो वो एक्चुअल फोर्ट्रेस थी। तो वहां पे बेतहाशा पाकिस्तानी होटल्स थे, दुकानें थी, और सिर्फ पाकिस्तानी क्राउड था या इंडियन क्राउड था। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं जब उनको देख रहा था तो मैं कह रहा अच्छा इनको कपड़े भी चाहिए, इनको देसी खाने भी चाहिए, इनको अपने घर की प्रोडक्ट्स भी चाहिए, प्लस इनको हमारा आर्ट भी चाहिए। अब अगर इंडिया से या किसी भी और मुल्क के आप लोगों को देखेंगे तो वो नॉर्थ अमेरिका को एज ए रेजिडेंस देखने के बजाय वो वहां जाते हैं, वो टूर करते हैं, बड़े बड़े शोज करते हैं, बीट दिलजीत और जाकिर खान और एनी अदर आर्टिस्ट, वो बड़े बड़े शोज करके आ रहे हैं। क्योंकि वहां का जो क्राउड है उसके पास परचेजिंग पावर है, प्लस वो अपने कल्चर को, अपने वतन को और अपने आर्ट को जितना मिस कर रहा है और जितना वैल्यू दे रहा है, वो हमारा अपना जो क्राउड है वो उस तरीके से नहीं देता। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। हमारा आर्टिस्ट आपको एक नहीं नजर आ रहा कि वो नॉर्थ अमेरिका में कोई बहुत सक्सेसफुल टूर करके आ रहा हो। मतलब क्या राहत में कमी है, शफकत में कमी है, या हमारे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन में या किसी और आर्टिस्ट में? तो वो हमारा यही कि हम यहां से एक दफा अच्छे पैसे जमा कर लें और बस फिर कनाडा जाके घर ले लें और फिर सुकून की जिंदगी। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं है। और इस तरह आप देख लें कि चलें जो मतलब नॉट थरोब्रेड प्योरली बोर्न एंड रेज्ड कैनेडियन एपी डेलोन जो है, एपी तो मतलब आप यहाँ से चलना शुरू कर दें तो उसके गांव पहुँच जाएंगे आप, इतना ही करीब है यहाँ से। बट उसकी मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी जो अमेजॉन ने की थी, तो उसके ऊपर तो पूरी वो बताते हैं कि उसकी मतलब जब वो पहुंचा वहाँ पे तो उसको शायद कन्वर्स भी नहीं करना आता था प्रॉपरली इन इंग्लिश। उसने एक क्राउड अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया जो वहाँ के रेजिडेंट्स भी थे, जिनको इंडस्ट्री का भी पता था। फिर उसने कहा कि उसमें अपने अपने बिलीफ था कि मेरे में टैलेंट है, अब देख लें एपी डिलोन जो सर पकड़ा नहीं जाता। एपी डिल्लू एक और एक इस चीज की भी एग्जांपल है कि जो डायस्पोरा है ना आपका, जो बाहर का क्राउड है, उसको भी इतना अरसा हो गया कि अब वो वहां से भी आर्टिस्ट प्रोड्यूस करने लग गए। तो एक सर्टेन टाइम के बाद तो शायद आपकी वो उस तरीके से आप उनके साथ रिलेटेबल ही ना रहे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे क्राउड का मसला है। हम यहाँ से काफिरों के मुल्क चले तो जाते हैं और काफिरों के में सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम होता है कि अच्छा यार हलाल गोश्त कहाँ से मिल रहा है, हलाल कप केक्स कहाँ से मिल रहे हैं, या मैंने लॉन्ड्री में अपने कपड़े नहीं धुलाने क्योंकि अंग्रेज़ अपने कपड़े धुलवाते हैं और वो तो जानवरों के साथ सोते हैं। तो हम अपनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रखते हैं। चले मान लिया आप ये सारे काम कर लेंगे, जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो जो वो करिकुलम पढ़ रहे हैं, फिर आपको ये प्रॉब्लम भी आनी शुरू होती है। फिर आप ढूंढते हैं अच्छा यार मस्जिद कहाँ पे है, मैं अपनी कम्युनिटी, और यहाँ पे तो देखिए शहर में लाहौर में 80 लाख करोड़ की आबादी है, आपके 4-8 बंदों से ही ताल्लुकात होते हैं, तो वहां पे तो 4-8 ही पाकिस्तानी होंगे, ठीक है, तो उसमें फिर आप पिक एंड चूज भी नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर ये लोग जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बच्चे पैदा वहाँ पे होते हैं या अपना बचपन वहाँ पे गुजार लेते हैं, और फिर एक दिन फैसला माँ बाप करते हैं कि अब हमें पाकिस्तान वापस जाना चाहिए जी, क्योंकि बच्चे खराब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खराब हो रहे हैं या हो सकते हैं। या मैंने ऐसे भी सुना है कि पूछा कि जी क्यों, तो उन्होंने कहा इधर मुझे जानते ही कोई नहीं, वहाँ मैं घर से निकलता था 250 लोग सलाम करते थे। इसकी एक सोशल वैल्यू है, इसकी एक सोशल वैल्यू है, लेकिन फिर वो बच्चे जिनका बचपन वहाँ पे गुजर गया, वो जो होम टाउन क्या होता है, होम टाउन वो होता है जहाँ पे आपका बचपन गुजरा। एग्जैक्टली। तो अब उस बच्चे का होम वो है, अब वो ये नहीं है। उसको आप लाहौर ला के जितना मर्जी लाहौर का ग्लैमर दे दे, पिंड का ग्लैमर दे दे। जो कनाडा जैसे मुल्क में, यूएस यूके में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, उसको है कि यार अब वीकेंड आया ना तो मेरे पास को 12-13 ऑप्शंस हैं कि मैंने क्या करना है। फिल्म देख ले, थिएटर देख ले, अदील भाई का शो देख ले, एपी के चले जाएं, कहीं और चले जाएं, पार्टी कर ले। इधर है क्या? इधर बंदा जो वीकेंड पे होता है तो यही है कि 6-8 लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, घर पे बैठते हैं और बस उसी तरह खाना पीना करके बस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा रहते हैं कि बाहर कैसे जाना है, ठीक है। अच्छा, और फिर वही बात है कि वो बंदा जिसने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा हुआ है, अब वो कनाडा चला गया है, वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि जब मेरे पास इतने करोड़ हो जाएंगे ना तो मैं बेच के पाकिस्तान चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका होम टाउन ये है, उसका बचपन ये गुजर गया। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का होम टाउन ज़बरदस्ती जब छुड़वाएंगे तो वो फिर नाइदर हेयर नॉर देयर वाला उनका सीन हो जाएगा। वो जिनके बारे में ये भी कहा जाता था अमेरिकन बॉर्न, कन्फ्यूज्ड देसीज,
और वो फिर जो है ना सारी ज़िंदगी अपनी रूट्स तलाश करते रहेंगे, वो फिर श्रेक्स के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। सो अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर इन सारे मामलात के लिए तैयार हो जाए। ये सारा सोच के जाएं, ये सारा सोच के जाएं कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उन्होंने गोरों से, कालों से इंटीग्रेट होना है, नहीं होना, उन्होंने उनके साथ बिल्कुल, और ऑब्वियसली वो उनके कल्चर को, उनकी सारी चीज़ों को अगर वहाँ पे देखेंगे, अडॉप्ट नहीं भी करते तो टॉलरेट तो करेंगे ना, वरना तो वो वहां पे सरवाइव भी नहीं कर सकते। तो वो एक सर्टन क्राउड पैदा होगा। अच्छा, उसको अगेन वही बात है, आप होम टाउन की तो मोहब्बत एक अलग है, लेकिन सर एक जनरल यूनिवर्सल रूल है दुनिया का, अगर आपने एक बार कोई चीज़ अच्छे तरीके से कर ली है तो वो आपसे बुरे तरीके से नहीं होगी। तो अगर वहाँ पे वो गाड़ी तमीज़ से चला रहा है, उसके बाकी के जो कानूनी मामलात हैं, ट्रेड है, बिजनेस है, वो सब कुछ ठीक चल रही है, एफबीआर वाले नहीं आ रहे, एफबीआर के रोले नहीं है, या कोई रिश्वत नहीं मांग रहा, या वही वाली बात है कि नेट नहीं बंद हो रहा, बिजली नहीं कट रही, तो भाई ये चीजें उसको यहाँ पे आके इरिटेट करेंगी ना। वो क्यों लेसर पे कॉम्प्रोमाइज करें? लेकिन एक वजह से और यहाँ आने की कि जब वो वहाँ पे कमाएंगे ढेर सारे पैसे, वो कनेडियन डॉलर हो, यूएस डॉलर हो या हांगकांग डॉलर हो, जब सर उसे कैलकुलेटर मारना है ना यहाँ के करेंसी एक्सचेंज का, तो उसको बहुत लुत्फ आना है उस चीज़ का कि यहाँ पे आपकी स्पेंडिंग पावर से बहुत बढ़ जाती है। एक ये भी वजह है। द ओनली बेस्ट आई थिंक ऑप्शन, अगर आपको कनाडा किसी को जाना भी है तो आई वुड रेकमेंड कि अगर उसने सिर्फ कनाडा से पासपोर्ट लेना है, क्योंकि कनाडा में भी ब्रेन ड्रेन चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है कि लोग वहां जाते हैं, कैनेडियन पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद उन पे 200 मुल्क खुल जाते हैं। सो दे कैन ईदर गो गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां चले जाएंगे। तो अगर तो आपको कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए, एक इज्जतदार उस तरीके से दुनिया में घूमने फिरने की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप वही वाली बात है कि अच्छा मैं लेके जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा और बस मुझे एक सेटल्ड होना है, वो आई थिंक एक मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। तो बाकी ये सारे मामलात हैं सर, इमिग्रेशन के भी मसले हैं, और बाकी हमने इस चीज़ पे भी ब्रेक के बाद बात करनी है कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी वीज़ों का जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। तो ब्रेक से पहले अजीत भाई बात हो रही थी कैनेडियन इमिग्रेशन। अब ये तो चले सारा हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली, थोड़ा इस चीज़ पे आ जाते हैं कि आज की खबर थी कि इंडिया को यूएई ने अब वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। अगर आपके पास कोई यूके, यूएस, यूरोपियन नेशंस का कोई परमिट हो या आपका वीज़ा भी लगा हो 5 साल का, 10 साल का, तो आप यूएई में 14 दिन का आपका वीज़ा फ्री एंट्री है। पाकिस्तान के यूएई के वीज़ाज़ बंद हैं, श्रीलंका के वीज़ाज़ बंद हैं, टर्की की बात हमने कितनी दफ़ा शो के ऊपर की है कि अब वीज़ा आपको लगवाना हो तो 1-1.5 महीना लग जाता है। तो जहाँ दुनिया वीज़ा बहुत शिकायत कर, जी सऊदी अरेबिया बहुत शिकायत करे, जहाँ दुनिया वीज़ा फ्री होती जा रही है, बॉर्डर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वीज़ा लेस होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करें। आई थिंक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। अब मतलब इसमें अगर आप ऐसे समझें कि आप सोचें आप अपने मोहल्ले में रहते हो, आप अपने घर से निकलें और आपका कोई हमसाया आपको सलाम दुआ ना करना चाहता हो, तो ये आपके लिए लम्हे फिक्री है। मैंने खुद भी आजकल दुबई के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे पता है कि दुबई के वीज़े यूएई के नहीं लग रहे। तो वो इसी वजह से नहीं लग रहे कि ये जो मांगने का तरीका है, या बस उधर जाके लालची, मतलब मैं किसी भी ऐसे आदमी को क्यों अपने घर में घुसने दूं जो आ ही मुझे लूटने के लिए रहा है कि बस मैं यहाँ से कमा लूं। अगर आप जा रहे होंगे कि भाई मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी करने आ रहा हूँ, मैं आपके साथ ट्रेड करने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके कुछ वर्क करने आ रहा हूँ, या मैं रहूंगा, पैसे देने आ रहा हूँ, या मैं आपको पैसे देने आ रहा हूँ, जो कि आप समहाउ किसी न किसी तरीके से दे भी रहे हैं। आप वीज़ा ले रहे हैं, आप वहाँ पे होटलिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी इमेज अब वो फॉरेन डिपार्टमेंट ने ठीक करना है, वो मीडिया ने ठीक करना है, वो गवर्नमेंट ने ठीक करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये सूरत हाल बहुत बुरी है कि आप यहाँ से दौड़ भी नहीं सकते। ये यकीनन, और देखें मईशत पर मुनहसर है। इंडिया जो है वो उसके फॉरेन रिजर्व्स $700 बिलियन के हो गए हैं। हम $7 बिलियन के लिए अभी IMF के आगे पीछे चल रहे हैं। अगेन आप जब आप कंट्रीब्यूट करने की कंडीशन में, सिचुएशन में होते हो, तो आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जिस वक्त इंडिया ने बहुत बड़ा बोइंग का ऑर्डर दिया था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आ गया था इंडिया, आके डांस भी करके गया था, क्योंकि उनके लिए नौकरियां खुल रही थी जी। सो बात फिर वही है कि आप कंट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हो, और 77 सालों में इसके ऊपर बात नहीं हुई। 77 साल हम एक वॉर इकोनॉमी रहे हैं।
हमारा सारा इन्हिसार इस चीज़ पर था कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई जंग चलती रहेगी और हम उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। अच्छा, हुआ ये है कि आपके अब इर्द गिर्द कोई जंग नहीं चल रही, और अगर चल भी रही है तो उसके लिए दुनिया को अब आपकी ज़रूरत नहीं है। सो अब अगर आज की तारीख में कुछ भी और सोचा जा रहा है सिवाय इसके कि हमने पूरी दुनिया के लिए कैसे एक अपना क्या रोल पैदा करना है कि जिससे उनको हमसे फ़ायदा हो सके, इसके अलावा अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं तो हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे। और साथ साथ देखिए ना, ये तो दो मुल्कों के बीच, जैसे आपने कहा, किसने ठीक करना, मीडिया तो अपना रोल अदा कर लेगा, बट ये तो कॉमन डिप्लोमेसी है ना कि आपने एक मुल्क से भाई हमें बताओ तुसी क्या। अभी हमने पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले हमने इतना बड़ा SCO समिट जो किया है, इसके अंदर वो SCO बहुत सीरियस नोयत की चीज़ है, मतलब UNO जहाँ है तो वहाँ SCO जो है वो सेकेंडरी है उससे डेफिनेटली। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आज बैठे हम ये कह रहे हैं यार हमारे वीज़े नहीं लगते, तो समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई एक गैप क्रिएटेड है ऑलरेडी। आई थिंक हमारे पास वही जैसे पोर्टफोलियो की बात होती है ना, कि अगर हम किसी मुल्क से कहते भी हैं कि यार आप हमें वीज़े क्यों नहीं दे रहे, तो वो कहेगा आप बता दें आपकी तरफ से अप्लाई कौन कर रहा है, कौन लोग हैं। मतलब अगर तो कोई बिजनेस एंटिटी आ रही है और मैं उसको वीज़ा नहीं दे रहा, या कोई बिग स्केल के लोग हैं वो आ रहे हैं और मैं इनको वीज़ा नहीं दे रहा, तब तो कोई बात है। लेकिन अगर आपकी तरफ से लोगों ने आके यहाँ पे भीख मांगनी है, जेबें काटनी है, या कोई और इस तरीके के काम करने हैं, असाइलम्स अप्लाई करनी है, अगर आपका टोटल रीजन ही स्केप है, मैं अपने घर का दरवाजा क्यों खोलूं? मतलब भूख, अब देखिए गरीब रिश्तेदार को तो हम यहाँ पे खुद भी कैसे ट्रीट करते हैं वो हमें अच्छे से पता है, तो हमारा अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे जैसा है वो बाहर वाले ने हमारे साथ वैसे ही करना है। और अगेन मैं बड़ा कम सुना है कि हमारे डॉक्टर्स का वीज़ा रुक गया हो। हाँ नहीं, स्किल्ड को तो दूसरा सर मजेदार बात ये है कि जब किसी ने वहां से यहाँ आना हो तो हमारा वीजा लगवाना बड़ा मुश्किल है। ये क्या अजीब सी बात है कि हम अपना भी वीजा बड़ा हमने मुश्किल रखा हुआ है यहाँ पे। और मुझे ये तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान की कोई अगर कोई करना चाहिए इमिग्रेट पाकिस्तान। सर मैं एक और बात अगर आप कहना चाहें, मेरी दरख्वास्त सी है हुकूमत से कि अल्लाह की कसम जब आप दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो ना, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का अमला देख के ही आप कहते हो मैंने वापस चले जाना। उनके चेहरे, उनकी आवाजारी और उनके एक उससे वो टपकती हुई कि कुछ दे दो, तुम तो लेके आए होगे। मतलब अब देखें ना, मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो अपने फादर की डेथ पे बहुत इमरजेंसी यूके से पहुंचा है, और वो पहुंचे और आगे बंदा उसके साथ पैसों के लिए लड़ रहा है, तो उसको इस चीज पर गुस्सा आ गया, उसके मैं अपने बाप की डेथ पे आ रहा हूँ, तुमको इसको भी नहीं, ताड़े को लोकल करेंसी नहीं पौंड दे दो। हाँ जी ठीक है, क्यों दे दूं मैं तुम्हें पौंड? आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो, पहले तो आप उस एयरपोर्ट के उसके हुस्न में, उसके शहर में कितनी देर फिरते रहते हो, फिर आप वहां का क्राउड देखते हो, फिर वहां की आप दुकानें देखते हो, एलिवेटर नहीं चल रहा, अच्छा जी एक जगह पे रोक, मेरे साथ पर्सनली इसको कि हम फ्लाइट से आ रहे हैं, हमें रास्ते में रोक के, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होती है लाहौर में, उसने कहा 1 सेकंड जी यहां से जाने वालों ने जाना है, अभी आपके पास दूसरा दरवाजा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान टूरिस्ट के लिए भी खोल देंगे और हम ये कर। और सर हम नेशनल एयर कैरियर जो है हमारा उसको प्राइवेटाइज करके इसको मतलब हब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह तो हब नहीं बनते। सर ये अभी हफ्ता पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे खबरें कि कितने अरब रुपए का ये प्लान अप्रूव हो गया, कितने अरब रुपए का एक और प्लान अप्रूव हो गया, तो किसी ने कहा कि जी अगर इतने अरब हैं तो एयरपोर्ट पे एक स्कैनर ही नया लगवा लें और ऐड कर लें, 2 हैं अभी हमारे पास। सो बुनियादी बात वही है कि टूरिज्म को अट्रैक्ट भी करना है, साथ हमें डर भी है कि कोई आएगा बाहर से और यहाँ से मट्टी कट्टा चुरा के ले जाएगा। मतलब आपसे अगेन हो गया ना वो चोरी, कोहिनूर चोरी हो गया 400-500 साल पहले, जब आपको मतलब चाहिए था तब वो ले गए। अब अगर कोई आके निकाल रहा है ना तो ये उसकी मेहरबानी है, उसके साथ बेटर डील करो, जो कि बाकी दुनिया ने की है। मतलब हर चीज आप नहीं कर सकते ना, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो आप कहें नहीं हमने तेल भी नहीं निकालना, हमने अपने और मिनरल्स भी नहीं यूज करने, हमने कोई फर्टिलाइजर भी नहीं यूज करना, हम जा रहे हैं मंगोलिया या नॉर्थ कोरिया की डायमेंशन में, तब तो ठीक है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको एक सर्टेन तरीके से बिहेव करना होगा। आपकी ट्रॉलियों के एयरपोर्ट पे टायर नहीं चलते। और दूसरी बात ये है कि अब अक्सर ये एतराज़ होता है कि जी अपने एसेट्स बेच रही है हुकूमत, तो हमें तो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, एसेट्स बेच के तो मुल्क तरक्की नहीं करता। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप एक्सपोर्ट एक रात में थोड़ी कर सकते हो। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी चाहिए। ये करने में कुछ साल लगेंगे, और जब तक ये होता नहीं तब तक आपको सर्वाइव तो करना है ना। इस साल हमने
$19 बिलियन वापस करना है, तो वो किसी ना किसी तरह वापस करना है। यू नीड टू बाय टाइम, ताकि उस जो आप टाइम बाय करोगे उसके अंदर फिर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे और फिर उसमें आपकी जो है एक्सपोर्ट शुरू होंगी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप तैयार बैठे थे एप्पल बना के एक्सपोर्ट करने के लिए, हमारे वजह से रुक गए। बस गवर्नमेंट की इजाजत नहीं थी, वरना मैं तो अपनी प्रोडक्ट कल नहीं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी तो मीट करने हैं ना। सर अगर बैठा है यहाँ पे मस्क बेजोस बैठा है और बस रेडी हो रहा है कि यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी कन्वेंशन दे दूं, तो दे दे, अभी दे दे यार प्लीज। अच्छा सर, दूसरा एयरपोर्ट का आपने बात की, मुझे और कोई मसला नहीं किसी भी एयरपोर्ट से, लाहौर के एयरपोर्ट से। सर मुझे एक मसला है कि जब मैं उतरता हूँ वापस कहीं से आता हूँ, अब तो आदत हो गई है कि एक बंदा पासपोर्ट चेक करता है और उस पर ठप्पा लगाता है, उसके बाद तो खत्म होगी ना कहानी। अब जो पीछे बंदा खड़ा है, जो उससे उसकी ना मसला है कि यार मैं ट्रस्ट नहीं करता इसलिए चाहे ठप्पा ना लगाया, वो चेक कर रहा है आपका पासपोर्ट, फिर आप जाते हैं तब सामान लेते हैं, फिर आपका एक दफ़ा फिर चेक होना होता है सारा सामान, फिर उतरते हैं तो वो बैगेज टैक्स भी देखता है। सर ये मिसट्रस्ट अपने ही अवाम से, अपने ही अवाम में, अपने ही हम अपने एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते सर। इसीलिए तो यहाँ पे शायरी में बड़ा वो मशहूर है ना कि अपने ही गिराते हैं नशे में बिजलियां। कोई वजह थी कि वो इतना हिट हुआ। हाँ, तो बहरहाल ट्रस्ट फैक्टर जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, एयरपोर्टों को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर लेंगे फिर बात करेंगे, हम एक्सपोर्ट की भी करेंगे। आई थिंक अमला जो एयरपोर्ट पे बैठा है ना, उसको तनख्वाह मिलती है, कम मिलती है, ज्यादा मिलती है, वर्क ज्यादा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो बहरहाल बरसरे रोजगार है। यार तमीज से मिल ले ना, ऐसे मुस्कुरा के मिल लें, अच्छे से बात कर लें और गाइड कर दें कि भाई ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ये जो तहिया है ना कि सवारियां ही गंदी आई होती हैं और हमने ऐसे ही डील करना है, और मुझे वो बंदा बोर्डिंग करके कहता आपकी स्पेशल सीट कर दी, इसके 6000 होंगे। मैंने कहा स्पेशल की जहाज में उत्ते मेरी सीट कर देती, की स्पेशल सीट? कहता नहीं, आपकी मैंने जो है वो दरवाजे के साथ कर दी। मैं कहा तू वापस ला ले। बाकी सर मुस्कुराना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ये मन है, और उस पर टैक्सेशन की भी पॉलिसी आ सकती है। तो बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे थोड़ी उर्दू ज़ुबान के बारे में। यहाँ पे बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, मतलब आप लोगों से बात करते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनका फोकस जो है वो अंग्रेज़ी के ऊपर ज़्यादा हो गया। उर्दू ज़ुबान घरों में तो बोली जाती है, किताबी उर्दू जो है, लेकिन ये उर्दू की किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, उसका रुझान बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो जिससे मैं पर्सनली भी ज़रा होता हूँ कि जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों पर हम कोशिश करते हैं कि उनको इस तरफ लेकर आएँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक माशरे के तौर पर हम सारे इसके अंदर यूनिफाइड है। ये कोई शायद एलिटिस्ट मसला इतना नहीं है। ये आप जब से भी सबसे बात कर लें, तो जैसे अभी हम इस शो पे बैठ के जिस किस्म की उर्दू में बात कर रहे हैं, हम अमूमन ऑफ द स्क्रीन भी ऐसी ही उर्दू में बात करें, लेकिन बाकी आप माशरे के अंदर जाएँ तो लोग इस तरह आपसे गुफ्तगू नहीं करते। तो उर्दू में क्या एक लैकिंग क्या चीज़ है? या तो तरबियत ही चेंज हो गई है कि अब किस तरह करनी है बच्चों की, या हमारी गलती है, या जैसे हमें बड़ा शौक कहने का जी कि वो पिछले वालों की गलती है, है किसकी गलती? अच्छा, इसमें वो तो एक बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट है कि उर्दू को कैसे नाफिज किया गया रियासत में, और वो यहाँ की ज़बान थी नहीं थी, उसके कतई नज़र हम उस पर नहीं जाते। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, सो एक्टर्स, अब जो नई लॉट है वो उर्दू स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ सकती। जो नया राइटर है वो उर्दू स्क्रिप्ट लिख नहीं सकता। वो लिख टीवी के लिए रहा है, लिखना एक पंजाबी पाकिस्तानी फिल्म चाहता है, लेकिन वो कहता है मैं रोमन में लिखूंगा क्योंकि उसको उर्दू नहीं आती। उसका अच्छा, उससे पूछो कि भाई क्यों नहीं आती, वो कहता है बस नहीं आई, पहले तो चले कूल था। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो एक्टर्स वगैरह बन रहे हैं या और आपको फील्ड में नजर आते हैं कॉरपोरेट के, ये हैं तो पढ़े लिखे, और हमारे निसाब में FSC तक उर्दू तो लाजिम है। आप पास कैसे हुए? OA लेवल में उर्दू को छोड़ें, मतलब ये तो ओवरऑल एक पूरे एजुकेशनल सिस्टम पे क्वेश्चन है ना। चूंकि आपने एजुकेशन कर दी है कमोडिटी, टीचर हो गया वह अब बिल्कुल उस तरीके से कि जैसे बैंकर है और उसने एक सर्टेन परफॉर्मेंस दिखानी है, और अगर वो इतना बिजनेस नहीं लाया तो उस बैंकर की जॉब खतरे में जाएगी या उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो इसी तरह अगर टीचर स्टूडेंट को फेल कर देता है, जो कि वो डिजर्व करता है, अगर उसको नहीं आती, तो ये टीचर की गलती है। हमारे जितने इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ये कानून आ चुका है अनऑफिशियल अनरिटन कि यार आपने फेल नहीं करना किसी को। अब मैं ये सोच रहा हूं आप छोड़े उर्दू को, कि उर्दू तो उसको आ ही नहीं रही लिखनी पढ़नी। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी का मैथ्स, अलजबरा, पाक स्टडी, इंग्लिश जो वो भी सीख रहा है, उसको वो भी नहीं आ रही। 20 साल बाद इन लोगों ने आना है और इन लोगों ने मुल्क चलाना है। तो ये आगे हम करने क्या चाह रहे हैं?
ठीक है ना। एक चले हम कहते थे आम बोलचाल में उर्दू उस तरीके से बंदे को नहीं बोलनी आई, वो तो स्कूल नहीं गया होगा ना। जो स्कूल जा रहा है और वो नर्सरी से 1 से उर्दू पढ़ना उसको आ गई है, लेकिन वो ए लेवल करके पास हो रहा है, उसको बेसिक कागज नहीं पढ़ना आ रहा, अखबार पढ़ना नहीं आ रहा, दुकान का बोर्ड पढ़ना नहीं आ रहा, वो पास कैसे हुआ? सर ओ ए लेवल का तो मैं यही आपको बताया, तो ए लेवल्स में तो नहीं, ओ लेवल्स में तो एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया था कॉल्ड इजी उर्दू, जिसको आप कहते हैं उर्दू बी। मैं मजाक नहीं कह रहा, उसको इजी उर्दू कहते थे क्योंकि वो बनाई इसलिए थी क्योंकि आम उर्दू में अमूमन लोग फेल हो जाते थे। जब आप फेल होते हैं तो कैम्ब्रिज कहते हैं तो ये सब्जेक्ट बंद कर दो या फिर अपने आप को ठीक करो। तो उन्होंने कहा एक दरमियाना रास्ता ये कि आप हमारे लिए इजी उर्दू नुमा एक नया सब्जेक्ट निकाल दें। तो सर लोगों ने पढ़ी और की, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी। पाकिस्तान में मैंडेटरी है कि अगर आपने इक्वलेंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो फिर आपको इस्लामियात भी ज़रूर लेनी पड़ेगी, आपको पाक स्टडीज़ भी ज़रूर लेनी पड़ेगी और उर्दू भी ज़रूर लेनी पड़ेगी। सो वो उर्दू का तरीका शायद इन्होंने निकाला इजी उर्दू, क्योंकि पाक स्टडीज़ और इस्लामियात तो आप उसमें इंग्लिश में दे देते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि स्कूल्स में नया रिवाज है कि फेल नहीं करना, ये बिल्कुल स्कूल्स में भी है, ये यूनिवर्सिटी में भी है। मुझे तो एक बच्चे ने, जब मैंने उसकी पेपर चेकिंग की तो उसने मुझे आके ये जुमला कहा जिसके बाद मैंने उसका ग्रेड तब्दील कर दिया, मैं मुतासिर इतना हूँ। उसने कहा सर 70,000 रुपया सेमेस्टर फीस सी लेने के लिए थोड़ी दी थी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो अब स्टूडेंट नहीं है, वो अब क्लाइंट है। और ये बात दुरुस्त है कि क्लाइंट अगर पैसे नहीं देगा तो उस्ताद की तनख्वाह नहीं निकलेगी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है ये शायद पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। सो इस पर द वायर जो है बड़ा अच्छा शो है, उसका सीज़न 4 पूरा इसके ऊपर था कि अमेरिका में रिवाज ये है कि अगर एक स्कूल 1 से ज़्यादा साल बुरे रिजल्ट्स दिखाता है तो सरकार उसकी फंडिंग कम कर देती है। सो अब वहाँ पर स्कूल्स बुरे रिजल्ट दिखाते ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, गैंगस्टर्स भी पास हो रहे हैं। दूसरा, इसको आप सिर्फ स्कूल्स और सब्जेक्ट्स और जो किताबी तालीम है उसकी हद तक ना रखें, स्पोर्ट्स में भी अब तो ये भी है, मतलब वेस्ट के अंदर ज़्यादा देखा जाता है कि एवरीबडी इज अ विनर। ओ नहीं भाई, एक बंदा बेहतर था, उसने ज़्यादा गोल किए यार। हाँ ठीक है, आप बाकियों को मोटिवेट करें, ठीक है, उनको जूस का डब्बा दे देना, उनको कप ना दे, उनको कप ना दे, लेकिन जो एक बेसिक क्राइटेरिया देखें, लोगों ने निकल के इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, सड़कें बनानी है, घर बनाने हैं, और तो और अमेरिका तो चले फिर इतना पावरफुल कंट्री है कि अगर उसके अपने बच्चे नहीं भी सही से पढ़ रहे, वो पूरी दुनिया से इमिग्रेंट बुला के काम करवा लेगा। आप बाहर जाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आपकी ये अगर इस तरीके से आप डिग्रियां लेते रहे और आप सिर्फ आइल्स का टेस्ट पास करते रहे तो आप, मतलब हम इंटेलिजेंस में कहाँ जा रहे हैं? ये एक अगले 20 साल के हवाले से आई पर्सनली फील कि जब हमारी ना मेजर डिबेट ये होनी शुरू हो जाती है, करिकुलम एक ज़बान में होना चाहिए, करिकुलम लोकल ज़बान में होना चाहिए, करिकुलम एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये डिबेट भी रखें। इस वक्त तो मेन डिबेट ये है कि ये जो आपका बच्चा है और बच्चे के साथ साथ जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसका भी एक दफ़ा टेस्ट ले लें। मुझे याद है एक ज़माने में गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि टीचर्स की प्रमोशन के लिए टेस्ट होगा। जी बिल्कुल। वो हड़ताल पे चले गए। पहले वो हड़ताल पे चले गए, उन्होंने कहा हम टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 50 नंबर का नहीं रखेंगे पासिंग क्राइटेरिया, आप 33 करें। वाह वाह वाह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 33 भी हम तब करेंगे, ये टेस्ट तो अचानक अनाउंस हुआ, पहले हमारी ट्रेनिंग कराओ। तो तुम इतने सालों से पढ़ा क्या रहे हो? सो आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट अगर इस तरह चलते रहे तो वो पहले ही कोविड में 1-1.5 साल उन्होंने घर पढ़ा है। ठीक है, 20-22 साल बाद तो फिर हम बिल्कुल ही कहीं नहीं होंगे। सर इसमें ऐड कर लें एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि अब बच्चे जो हैं वो बड़ी आइल्स देख के पास हो जाते हैं। एक ऐड कर लें, अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ, जो मैं भी पढ़ाता हूँ, मीडिया स्टडीज़ ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा जी कि ये फलाना आपने ये सवाल है, इसका जवाब आपने लिख के लाना है, मतलब एक क्विज टाइप चीज़ थी, तो ये ले आना। तो एक मुझे जो मेरी टीए थी उन्होंने कहा कि सर इनसे क्या हाथ से लिख के लाएं। क्या मतलब टाइप करके लेकर आओ? उन्होंने कहा नहीं, हाथ से लिखवाएं, क्योंकि अब ये हो रहा है कि वो सवाल डालेंगे एआई जनरेटर में। हाँ जी, चैट जी, वो वहाँ से दस्ती क्लास से अहम 10 मिनट पहले निकाल के लाएंगे, आप उसको चेक भी करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सर यानी कि हम इस मुल्क में अब वापस जा रहे हैं कि कंप्यूटर पे ना हो, हाथ से लिखो, क्योंकि ये काम चोर है। अच्छा देखिए, ये वाली जो डिस्कशन है ना, ये बाहर तो हो रही है, अच्छा, लेकिन बाहर बिल्कुल और तरीके से हो रही है। वो इस तरह से कि अब उनको ये पता लग गया है कि जाहिर है, मतलब ज़बान तो अगर आपको एक नहीं आती तो शायद आप उस ज़ुबान में शायरी नहीं कर सकते, आप उस ज़ुबान के उस्ताद नहीं लग सकते, आप उस ज़ुबान में आपको शायद स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अदरवाइज
कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, हाँ, एक बंदा अगर उसने आर्किटेक्ट या इंजीनियर बनना है तो उसका मैथ होना चाहिए, एक बंदा अगर उसने डॉक्टर बनना है तो उसकी बायो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट तो ये सोच रहा है कि और 20 साल बाद हमें तो जरूरत ही नहीं है ना आर्किटेक्ट की ना डॉक्टर की, सारा कुछ एआई कर रहा होगा। हमने तो उसके अंदर जब एक दफा डाटा डाल दिया, और तो उससे बेहतर तो एक चीज जो मुस्तनद चीज है उससे ज्यादा तो उसको कोई मास्टर नहीं कर सकता ना, एक ह्यूमन तो माइंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वो तो अब ये सोच रही हैं कि जब हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए ही नहीं है और हमने शायद सफाई के लिए भी रोबोट बना लिया होगा, तो अब हमने क्या यूनिवर्सल वेज पे जाना है कि अब हम सबको बस क्योंकि आप जिंदा हैं तो ये तनख्वाह ले लें, हमसे वेज ले लें, कोई स्टाइपेंड ले लें, हमने ये करना है? या हमने इंसानों के लिए कोई जॉब्स इस तरह की ढूंढनी है कि अच्छा अब आप बैठ के ना सिर्फ आर्ट के बारे में सोचो या 7 अरब लोग आर्ट वहां पे एक्चुअली ये डिस्कशन चल रही है कि अब हमने एक आम इंसान की जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाना है। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि 20 साल बाद हमारे डॉक्टर और इंजीनियर ठीक नहीं रहेंगे। भाई यहाँ पे ये सोचें कि 20 साल बाद अगर यूनिवर्सल वेज भी नहीं होगी और डॉक्टर इंजीनियर चाहिए भी नहीं होगा, यहाँ करना क्या है? हाई आर्ट अगेन फिर आप एटलीस्ट इस पे थोड़ी तवज्जो दे दें। हम लोगों की तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं जितनों को मैंने विजिट किया जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, पिछले 15 साल में वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव हुई हैं। और आर्ट को लेके, सिविल उसके सिविक सेंस को लेके, एथिक्स को लेके तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एजुकेशन का। तो मुझे लगता है कि फिर कम से कम हमें थोड़ा सा इतना सिखा दें कि अगर कल को कोई पैड़ा वक्त आ जाता है दुनिया पे कि रोबोट आ जाएं और हमारे लिए कोई नौकरी ना हो, तो हम एक दूसरे का सर ना पाड़ें। ठीक है, कुछ सिविक सेंस, कोई सफाई खाना, कोई स्किल, कोई दरख्त काटना, कोई मछली पकड़ना, यही हमें बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमें कम से कम इतना ही सिखाना शुरू कर दे। या हमें प्रिमिटिव चीजों पे वापस जाना पड़ेगा। जा रहे हैं ना सर, तारों हाथ से मजबूत लिख के जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं प्रिमिटिव के ऊपर। और सर आपने ये जो है ना ये सफाई वाले रोबोट वगैरह, इससे डरना नहीं है। जिस वक्त तक यहाँ इंपोर्ट करने की कंपनी आएगी तो यहाँ इंपोर्ट कुछ हो, पैसे ही नहीं होंगे सर। अगर ये भी तो देखना है ना सर, मैशत होगी तो फिर करेंगे। देखिए रोबोट को भी तो किसी बंदे ने चला रहा है ना, हमें वहां तक भी पहुंचना है कि कम से कम अगर एआई आ रही है तो हम अगेन अमेरिका नहीं बनेंगे, यूके नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हमने वहां से टेक्नोलॉजी खरीद के यहां चलानी है तो उसके भी वो भी वही वाली बात है ना। एआई क्या है? यही है ना कि आप जाते हैं, आप गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, वहीं पे आप अपना कार्ड से स्वैप करते हैं, टिकट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो 36 काम आप मेट्रो से निकल रहे हैं, इस तरह के स्टेशन से निकल रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ चेकआउट कर लेते हैं। ये चीजें करने के लिए भी तो एक कार्ड चाहिए, एक बैंक स्टेटस चाहिए, एक जॉब चाहिए, उसके पीछे एक स्किल चाहिए या डिग्री चाहिए। असल में ना ये काम मुझे लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तो हमें गोरा करके दे देगा। और उसकी वजह ये है कि वो चाहता है हर चीज डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि उसने क्राइम रोकना है। सो हमें एक एक कार्ड उसको अपनी जेब से क्यों ना बनवाना पड़े, उससे हमें बनवा के दे देना। उसने हो सकता है हमारे अंदर चिप लगा दे कि हमारी मूवमेंट का पता रहे। अजीज भाई बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बड़ा मजा आया गुफ्तगू का। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।